ये बोल रहा है शुरू वाला जो पैराग्राफ है कि आफ्टर लर्निंग हाउ द अर्थ वाज बॉर्न, हाउ इट इवॉल्व्ड, इट्स क्रस्ट एंड अदर इनर लेयर्स, हाउ इट्स क्रिस्टल प्लेट्स मूव्ड एंड आर मूविंग एंड अदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉर्म्स ऑफ वोल्केनिज्म एंड अबाउट द रॉक्स एंड मिनरल्स, द क्रस्ट इज कंपोज्ड, और सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम ये पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में कि जो हमारी अर्थ सर्फेस है, जो रिलीफ फीचर्स हैं, राहत विशेषताएं हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, वो कैसे बनते, कैसे बिगड़ते हैं, वो हम चीजें पढ़ने वाले हैं। वैसे तो हम ये पढ़ चुके हैं कि कैसे बनते हैं। जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब यही है कि जो हमारा अर्थ का सर्फेस है, अर्थ की सर्फेस है, सतह है, उसमें कैसे चीजें बनती और बिगड़ती हैं, उसको जियोमॉर्फिक प्रोसेस बोलते हैं। इस वाले चैप्टर में हम ये फोकस करने वाले हैं कि वो कैसे बिगड़ती हैं, क्योंकि कैसे बनती हैं वो तो हम पहले ही देख चुके हैं, लेकिन इन ब्रीफ शॉर्ट में तो वो भी देखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर आप देखेंगे, और पहले मैं पढ़ के बता देता हूँ, देन इन नटशेल समरी क्या है उसकी वो भी देख लेंगे बड़े आसान शब्दों में। तो फिर स्पैम शुरू हो गया, सर बैच कुछ देर तक छोड़ दिया करो, जो है सो है, ठीक है। अब यहाँ फोकस करो। द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस, अब ये फ्री चल रहा है, वो इनफ नहीं है, क्यों? कोई है जो बैच को फ्री कर देता है यूट्यूब पे, क्यों? द डिफरेंस इन द इंटरनल फोर्सेस ऑपरेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ व्हिच बिल्ड अप द क्रस्ट हैव बीन रिस्पांसिबल फॉर द वेरिएशन इन द आउटर सरफेस ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, पढ़ते जाओ बस भी। अर्थ सरफेस इज बीइंग कंटीन्यूअसली सब्जेक्टेड टू बाय एक्सटर्नल फोर्सेस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ एटमॉस्फेयर एंड बाय इंटरनल फोर्सेस फ्रॉम विद इन द अर्थ। एक्सटर्नल फोर्सेस आर नोन एज एक्सोजेनिक, ठीक है, एंड द इंटरनल फोर्सेस आर नोन एज एंडोजेनिक। एक्शंस ऑफ एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट इन वेयरिंग डाउन, यानी कि किसी चीज को उधेड़ देना, डिग्रेडेशन, कहीं वो जो उधेड़ा है उसको वहीं डिपॉजिट भी करेगा वो, और उसको बोलते हैं एग्रेडेशन। ठीक है, और इन अ नटशेल हम बोल देते हैं जो वेयरिंग डाउन होता है रिलीफ वेरिएशंस का, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। तो तुम समझ ही लो काहे को इतना सस्पेंस बना के रखें बड़े आसान शब्दों में, सो दैट ये जो लाइनें आगे कि हमें आराम से समझ में आ जाए। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब ये होता है, जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हमारी अर्थ सर्फेस है उसमें किस तरह से जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको हम जियोमॉर्फिक चेंजेस प्रोसेस बोलते हैं। दो तरह के होते हैं, अंतर्जात एंडोजेनिक, बहिर्जात आंख दिखाता है। ठीक है, तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक दो प्रोसेस होते हैं। एंडोजेनिक क्या आते हैं, ये बनाते हैं, क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं एंडोजेनिक, ये रिलीफ फीचर्स को बनाते हैं। जैसे कि अभी हम देखेंगे आगे चैप्टर में, बस अभी के लिए इतना ही। ठीक है, वो आगे डायस्ट्रोफिज्म एंड डायस्ट्रोफिज्म के डिफरेंट जो टाइप्स होते हैं, वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक एंड ओरोजेनिक एपिरोजेनिक है, आगे हैं। ठीक है, बस आहिस्ते से। एंडोजेनिक बनाता है, एक्सोजेनिक बिगाड़ता है। ये क्या करता है, बिगाड़ता है चीज़ों को डिस्ट्रॉय करता है। अभी हमने देखा जिसको हम बोल रहे हैं ग्रेडेशन, वियरिंग डाउन कर रहा है। ये जो बनाएगा उसको ही बिगाड़ेगा, ये जो बनाएगा उसको ही बिगाड़ेगा। उदाहरण आपको देते हैं, जैसे अरावली है, अरावली का नाम सुना होगा। अरावली कहाँ पर है, अभी हमने पढ़ा तो नहीं ज्योग्राफी, लेकिन ठीक है यहाँ पर है, पता होना चाहिए आपको, इतना तो पता होना चाहिए। ठीक है, कि जो वेस्टर्न पार्ट है राजस्थान वगैरह वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सिर्फ राजस्थान में नहीं, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, मतलब दिल्ली तक जाती है अरावली। ठीक है, तो अरावली की अगर बात करेंगे तो एक टाइम पे ये माना जाता है कि हिमालय से भी ऊंची थी। तो फिर आज क्यों नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि जो एक्सोजेनिक है, यानी कि जो बहिर्जात वाले हैं, जो बाहर से लगने वाले बल हैं, वो इसमें ज्यादा आ गए। देखो है क्या कि हर चीज में एंडो भी वर्क कर रहा है, एक्सो भी वर्क कर रहा है। ध्यान समझना, हर चीज में एंडो भी वर्क कर रहा है, एक्सो भी वर्क कर रहा है। एंडो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, हम फिर से इसको रिवाइज करेंगे, आपको समझ में आएगा। नहीं, अंदर से जो बल लग रहे हैं इसकी से चीजें बनती हैं। जैसे कि हमारे हिमालय का फॉर्मेशन हो गया, हमने देखा था पिछले वाले लेक्चर में, बहुत ही छोटा, ठीक है, थोड़ा सा उसमें कि इंडियन प्लेट आई थी, रेशम प्लेट से टकराई थी। ठीक है, और यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो गया था। ठीक, टाइप्स ऑफ माउंटेन क्या होता है सब नहीं पढ़ा, मान लिया। ठीक है, लेकिन इतना तो पता चला कि माउंटेन बना। ऐसे अरावली भी बना होगा। ठीक है, हिमालय आज भी बढ़ रहा है, लेकिन अरावली गिर रहा है। क्यों? क्योंकि अरावली में एक्सोजेनिक जो फोर्स लग रहा है वो ज्यादा है एंडो के कंपैरिजन में। हिमालय में एंडो ज्यादा है एक्सो के कंपैरिजन में। लग दोनों रहे हैं, लेकिन कौन ज्यादा लग रहा है वो डिटरमाइन करेगा कि तुम बनोगे या तुम बिगड़ोगे। सबको डिस्ट्रैक्शन है, सबको मोटिवेशन है। अब तुम में मोटिवेशन ज्यादा है या डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि तुम फेलियर होगा तुम्हारा। समझ आई बात? वॉइस नहीं आ रही है? कौन बोल रहा है वॉइस नहीं आ रही है? ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई। इन जनरल टर्म एंडोजेनिक आर मेनली लैंड बिल्डिंग बनाते हैं, एक्सोजेनिक लैंड वियरिंग। लैंड वियरिंग का मतलब होता है लैंड को उधेड़ना, तोड़ना फोड़ना, ये सब होता है। ठीक, अब जियोमॉर्फिक प्रोसेस की बात करेंगे, एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस कॉजिंग फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शंस ऑन अर्थ मटेरियल एंड ब्रिंगिंग अबाउट इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ द सरफेस आर नोन एज जियोमॉर्फिक प्रोसेस। वही होता है, मैंने बताया था कि अंदर वाले बल लग रहे हैं, कौन क्या सब समझ में आएगा। बस आहिस्ते से थोड़ा यहाँ तक आने दो, बस यहाँ तक आने दो, सब पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो अभी हमने बताया आपको कि एंडो अंदर वाला, एक्सो बाहर वाला, जो भी ये मिला जुला के बढ़ा रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं, बना रहे हैं, इन्हीं सबको बोल देते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जिसकी वजह से हमारी अर्थ की सरफेस में चेंजेस आते रहते हैं। ठीक, डायस्ट्रोफिज्म एंड वोल्केनिज्म आर एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस, वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड डिपोजिशन, एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जो भी हमारे एंडोजेनिक अंदर वाले जो बल लग रहे हैं उसकी वजह से जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उसको हम या तो डायस्ट्रोफिज्म या वोल्केनिज्म बोल देते हैं। ठीक, या तो डायस्ट्रोफिज्म या वोल्केनिज्म। और जो बाहर बल लग रहे हैं, बाहर से लग रहे हैं, तो बाहर से जो बल लग रहे हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, उसकी वजह से जो प्रोसेस हो रहे हैं वो होंगे वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन, डिपोजिशन। ये सब पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, सब आएंगे, ऐसा नहीं सर ये तो हमें बताओ तो क्या होता है मास वेस्टिंग, वेदरिंग बताएंगे। ये तो अभी भूमिका बांधी जा रही है बस यहाँ पे भी। एनी क्लास के बाद तक ना बताना फिर। ठीक, एनी एक्सोजेनिक एलिमेंट ऑफ नेचर, जैसे पानी, बर्फ, हवा, ये क्या है एक्सोजेनिक एलिमेंट है बाहर से। अब पानी अंदर से तो है नहीं, पानी पृथ्वी के अंदर से तो नहीं लग रहा है। अगर मान लो नदी बह रही है, नदी तोड़ते फोड़ते जा रही है चट्टान को, तो नदी तो बाहर बह रही है ना, अर्थ सरफेस के ऊपर, अंदर तो नहीं है अर्थ सरफेस के। बर्फ भी ऊपर ही है, जैसे ग्लेशियर मान लो ढलान में है, जा रहे धीरे नीचे, तोड़ते फोड़ते जा रहा है, ऊपर ही है। हवा भी ऊपर ही चल रही है, अंदर तो नहीं चल रही है। ठीक, तो एक्सोजेनिक जो एलिमेंट है वो ये है, आर कैपेबल ऑफ एक्वायरिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग अर्थ मटेरियल कैन कॉल्ड एज जियोमॉर्फिक एजेंट। इनको जियोमॉर्फिक एजेंट बोलते हैं, वो एजेंट है जो जियोमॉर्फिक प्रोसेस को करवाते हैं। ठीक है, वही चीज लिखी हुई है। अब यहाँ से मेन पिक्चर तुम्हारी स्टार्ट हो रही है। ठीक, अब यहाँ बोल रहा है कि अब हम शुरू करेंगे एंडोजेनिक कायदे से, एक्सोजेनिक कायदे से, एंडोजेनिक कायदे से। द एनर्जी इमेनेटिंग फ्रॉम विद इन द अर्थ इज द मेन फोर्स बिहाइंड द एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बोला अंदर से जो एनर्जी आ रही है वो मेन रिस्पांसिबल एंडोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस की। क्या नई बात बोल दी? तो हमने भी पढ़ा था कि अंदर से जो एनर्जी आएगी उसकी वजह से जो चेंज होगा उसको एंडोजेनिक प्रोसेस बोलेंगे। एनर्जी आ कहां से रही है ये तुम्हें पता है, कल के लेक्चर में यही तो पढ़े थे हम। याद करो आर्थर होम्स ने 1930 में क्या बोला था, कन्वेक्शन करंट थ्योरी दी थी, जहां पर उन्होंने बताया था कि इस तरह से मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, मैग्मा उठा है, कनेक्शन इस तरह से डेवलप हो रहे हैं और इस तरह से ऊपर जा रहा है और इस तरह से नीचे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसके क्या हो रही है, ये इसके ऊपर लिथोस्फीयर है, ये क्या है लिथोस्फीयर प्लेट, ये क्या है एस्टेनोस्फीयर है। ठीक है, एस्टेनोस्फीयर जो मैग्मा है, यहाँ पर कनेक्शन करंट डेवलप हो रही है, ये मूव कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, जिसकी वजह से प्लेटें मूव कर रही हैं। अब प्लेटें मूव कर रही हैं तो प्लेटें तो पास आ सकती हैं या दूर जा सकती हैं या इस तरह से खिसक सकती हैं, ट्रांसफॉर्म, कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म दोनों मिलेंगी, क्या होगा, सबडक्शन जोन क्रिएट होगा, सेडिमेंट राइज कर जाएंगे, पहाड़ बन जाएगा, गड्ढा बन जाएगा, रेंज बन जाएगा, दोनों दूर जा रही हैं। ठीक है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, मिड ओशन की रीज बन गई, समुद्र के बीच में एकदम पहाड़ बन गया, बहुत लंबा लंबा माउंटेन रेंज बन गया, ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म में नीदर कंस्ट्रक्टिव नॉट डिस्ट्रक्टिव, ये क्या है डिस्ट्रक्टिव, ये क्या है कंस्ट्रक्टिव। कल देखे थे, मैकेंजी पार्कर ने अपनी थ्योरी दी थी, उसमें हम ये चीज को देखे थे। तो अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि किस तरह से एंडोजेनिक प्रोसेस जो हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अंदर से एनर्जी आ रही है। एनर्जी कहां से आ रही है, क्योंकि कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहे हैं। अब कन्वेक्शन करंट डेवलप हो ही क्यों रहे हैं, ये भी तो रीजन बताया था मैंने आर्थर होम्स ने कि भाई एक तो रेडियोएक्टिव डिके हो रहा है और प्रीमोर्डियल हीट है। कोई नई चीज तो नहीं अभी तक हमने देखी, सब कल देख चुके हैं ये। और तुमको नया लगा है तो उसका मतलब तुम तो कल की क्लास में आए नहीं थे, या फिर जो तुम रिवाइज करके आए तुमको सब एकदम नया नया लगा है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सभी को? सर नोट में तो आप क्लास के पीरियड नोट्स भी तो ही अपलोडेड है।
नोट्स भी तो अपलोड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में है कि जो अंदर जो आपके एंडोजेनिक प्रोसेस हो रहे हैं वो अंदर की एनर्जी कैसे है, अंदर वाली एनर्जी सब आपको पता है, कोई बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी बता भी दिया। डाइस्ट्रोफिज्म, डाइस्ट्रोफिज्म क्या है? तो अभी बोल तो रहा था वो कि जो भी एंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं उनको डाइस्ट्रोफिज्म या वोल्केनिज्म बोलते हैं। जो भी एंडोजेनिक प्रोसेस यानी अंदर की हीट की वजह से, अंदर की एनर्जी की वजह से जो भी प्रोसेस होंगे एंडोजेनिक प्रोसेस, उनको हम दो उसमें कैटेगरी में क्लासिफाई कर देते हैं। तो डाइस्ट्रोफिज्म और एक होता है वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म भी डिफरेंट टाइप्स में बांट देते हैं इसको, ओरोजेनिक, एपिरोजेनिक, अर्थक्वेक। ओरो का मतलब होता है पहाड़, हमेशा ध्यान रखना। तुम अभी पढ़ोगे, जब हम आगे पढ़ेंगे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल तुमको देखने को मिलेगा। तो ओरो का मतलब ये होता है पहाड़, माउंटेन। तो अगर अंदर की एनर्जी की वजह से पहाड़ बन जाए तो ओरोजेनिक प्रोसेस हो जाएगा। अगर पहाड़ ना बनकर कुछ और हो जाए, यानी कि जमीन का हिस्सा उठ जाए, गिर जाए, एपिरोजेनिक हो जाएगा। अपलिफ्ट, वार्पिंग ये हो जाए तो एपिरोजेनिक हो जाएगा। अब भूकंप के बारे में तुमको पता ही है, ठीक। बाकी जो भी प्लेट टेक्टोनिक्स कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल जो मूवमेंट होते हैं क्रिस्टल प्लेट में, उसके से जो भी होगा वो भी आ जाएगा इसी में, ठीक है। क्लियर। तो ओरोजेनी से, ओरोजेनिक का मतलब है माउंटेन बिल्डिंग, एपिरोजेनिक का मतलब है कॉन्टिनेंट बिल्डिंग, ठीक है। यानी कि पहाड़ बनेगा तो ओरोजेनिक। प्लेट के मूवमेंट की वजह से अगर कुछ और बन जाए, पठार बन जाए या कोई ट्रेंच गड्ढा बन जाए, कोई पार्ट धंस जाए, तो वो क्या होगा? एपिरोजेनिक होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आई। और दूसरा वोल्केनिज्म है। वोल्केनिज्म इंक्लूड करता है, वोल्केनिज्म ये कि भाई अंदर से मैग्मा निकलेगा या तो अंदर ही जम जाएगा तो इंट्रूसिव लैंडफॉर्म बन जाएंगे, जिसको कि और किस नाम से जानते हैं जरा कमेंट में बताइए। और अगर बाहर आ जाएगा तो वोल्केनिक लैंडफॉर्म बन जाएगा। क्या कुछ नया है इसमें? मैं पूछता हूँ, क्या कुछ नया है इसमें? नहीं है, पढ़ चुके हैं सब कुछ वोल्केनिज्म वगैरह को कि अंदर से मैग्मा निकल रहा है, और पढ़ चुके हैं। नया नहीं तो जरा बता दो बहुत तेजी के साथ। ना 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 ना, चलो हम बनाएंगे, हम कीवर्ड देंगे तुमको, वहाँ बना के नहीं आएगा पेपर में, ठीक है। अब तैयार हो जाओ जरा, बहुत हो गया मजा। ले लो सोचा तुम। ये बताओ जल्दी से, अगर तुम्हें डोम लाइक स्ट्रक्चर लिख दें, क्या उत्तर लिखोगे तुम? ये पहला है डोम लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये ले पहला, ये ले दूसरा वेव, वेवी स्ट्रक्चर, ठीक है। वेवी मास ऑफ रॉक, वेवी मास ऑफ रॉक। कीवर्ड दे रहा हूँ और ना बता पाए तो ध्यान रखना, 2 दिन पहले जाकर तुमको बाल पकड़ के मारूंगा। डोम लाइक स्ट्रक्चर, वेवी मास ऑफ रॉक, दूसरा, तीसरा कनेक्टेड बाय अ कंड्यूट पाइप लाइक स्ट्रक्चर, पाइप लाइक स्ट्रक्चर, हॉरिजॉन्टल मास ऑफ रॉक, वर्टिकल वॉल लाइक स्ट्रक्चर। जल्दी से बता दो, देखें तो जरा। हाँ बच गए तुम लोग, बच गए आज बच ही गए तुम लोग आज, ठीक है। डोम लाइक स्ट्रक्चर है, गुम्बद लाइक है, तो क्या होगा? बैथोलिथ, फाइकोलिथ। फाइकोलिथ में और क्या कीवर्ड था? एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन, एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन। कनेक्टेड बाय कंड्यूट पाइप लाइक स्ट्रक्चर क्या होगा? 2 चीज बताया था तुमको, लैकोलिथ और लोकोलिथ। लोकोलिथ लिख दिया, बस यहीं पे तुमने मामला गड़बड़ कर दिया, गलत कर तुमने, ठीक है। लैकोलिथ, ठीक है, लैकोलिथ, लैकोलिथ। लोपो लोपो क्या था? लोपो लोपो ये था, लोपो लोपो ये था आपका। लोपोलिथ क्या था? लोपोलिथ था इस तरह से कॉन्केव शेप का, लोपो, ठीक। देन हॉरिजॉन्टल सिलबट्टा, वर्टिकल डाइक, ठीक, क्लियर। अब एक्सोजेनिक प्रोसेस में आ गया तो हम तुमको पहले समराइज कर देते हैं। एंडोजेनिक तब हम आएंगे क्योंकि उसने क्योंकि मेन चैप्टर एक्सोजेनिक के बारे में, क्योंकि एंडो पहले देख चुके हैं, उसकी कोई गलती है नहीं, ठीक है। एंडो तुम्हें नहीं आया तो तुम्हें पिछले चैप्टर से नहीं पढ़े, तो हम तुम्हें समझाते हैं, समराइज करते हैं। एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होता है? एंडोजेनिक प्रोसेस होते हैं जो अर्थ की अंदर की एनर्जी की वजह से बनते हैं, इंटरनल एनर्जी से। ध्यान से आप अब तो फोकस कर लो, इंटरनल एनर्जी कैसे बनते हैं, ठीक। अभी जो इंटरनल एनर्जी आ कहाँ से रही है? ये आ रही है सर जो कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो रहे हैं, जो आर्थर होम्स ने बताया था पिछले लेक्चर में। कन्वेक्शनल करंट डेवलप हो रहे हैं एस्ट्रोनॉस्फीयर के अंदर, उसकी वजह से। अब ये कन्वेक्शनल करंट की एनर्जी कहाँ से मिल रही है? कहाँ से आ रही है कन्वेक्शनल करंट की एनर्जी? तो ये 2 चीज़ों की वजह से आ रही है। एक पहला तो है आपका प्रीमॉर्डियल हीट, जो पहले से अर्थ जब बनी थी उसकी हीट, और दूसरा है रेडियो एक्टिविटी के। अब आपको ये बात समझ आ रही है कि जो भी ये होंगे एंडोजेनिक जो प्रोसेस हो रहे हैं उनकी एनर्जी कहाँ से आ रही है। अभी एंडोजेनिक प्रोसेस को हम बोल देते हैं क्या? इसको हम बोल देते हैं डाइस्ट्रोफिज्म, एक सेकंड, डाइस्ट्रोफिज्म या फिर वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म या फिर वोल्केनिज्म, 2 ही तरह के हो सकते हैं, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई, डाइस्ट्रोफिज्म वोल्केनिज्म। डाइस्ट्रोफिज्म कितने तरह का है? डाइस्ट्रोफिज्म कितने तरह का? ओरोजेनिक पहाड़ बना दो, एपिरोजेनिक कॉन्टिनेंट में कुछ और बना दो, तीसरा ले लो यहाँ से, तीसरा हटा दो, ठीक है। तीसरा ले लो यहाँ से आपका अर्थक्वेक, हाँ, और चौथा ले लो प्लेट टेक्टोनिक्स। और वोल्केनिज्म में बोल दिया अंदर से मैग्मा निकलता है, तो अगर अंदर जम जाता है इंट्रूसिव लैंडफॉर्म, प्लूटोनिक किसको बोलते हैं? बाहर निकला है, तो खत्म बात, खत्म हो गया एंडोजेनिक। आ जाओ एक्सोजेनिक, तुमको लगा अच्छा ये सही, आजकल तो जल्दी खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, जैसे मैंने अभी बताया मेन लेक्चर एक्सोजेनिक के बारे में है, क्योंकि एंडोजेनिक तो पहले से भूमिका बन चुकी थी। एक्सोजेनिक पे एंडोजेनिक क्लियर, एक्सोजेनिक पे आ जाओ, क्लियर है सभी को? एक्सोजेनिक का मतलब होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस डिराइव द एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर डिटरमाइंड बाय द अल्टीमेट एनर्जी फ्रॉम द सन एंड आल्सो ग्रेडियंट क्रिएटेड बाय द टेक्टोनिक फैक्टर्स। जैसे भी एंडो पढ़ा, ऐसी एक्सो में क्या होता है? एक्सो को सारी एनर्जी, एंडो को सारी एनर्जी अंदर से मिल रही है, मैग्मा जो कनेक्शन करंट डेवलप हुआ है, ऐसे एक्सो को सारी एनर्जी पता है कहां से मिल? एक्सो क्या है? क्या एक्सोजेनिक प्रोसेस है क्या? तो जब हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट, कौन थे एजेंट? विंड, वाटर, ग्लेशियर हैं थे, देखो यहाँ पे ये थे जियोमॉर्फिक एजेंट। ये क्या जब चलते हैं ना तो इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये चीज़ों को तोड़ते हुए जाते हैं। बस यही होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस। पहाड़ बना हुआ, पहाड़ को तोड़ दिया, चट्टान बनी, चट्टान को तोड़ दिया, ये हो गया एक्सोजेनिक प्रोसेस। तो ये जो लोग हैं, यानी कि ये लोग हैं हमारे जैसे हवा है, ग्लेशियर, पानी, ग्राउंड वाटर, सब कहाँ से आ रहे हैं? ये सन से आ रहे हैं सर, सन से आ रहे हैं, हाँ सन से आ रहे हैं। हवा क्या सर? सूरज भेजा, सूरज भेज रहा है, कैसे भेज रहा है वो हम आगे लेक्चर पढ़ेंगे। जब डिफरेंशियल हीटिंग होती है, कहीं गर्म कहीं ठंडा, तो जहाँ गर्म होता है वहाँ लो प्रेशर, जहाँ ठंडा होता है वहाँ हाई प्रेशर, और हाई से लो में प्रेशर डिफरेंस होता है तो हवा चलने लगती है। ग्लेशियर भी कहीं इसीलिए बने, ठीक है, ग्लेशियर भी डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारी एनर्जी मिल रही है एक्सोजेनिक प्रोसेस की, वो कहाँ से आ रही है? वो सन से आ रही है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तुमसे अगर पूछ ले एक्सोजेनिक प्रोसेस का क्या है, तो तुम उत्तर क्या दोगे? सूरज है, ठीक। नाउ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट्स अपॉन ऑल द मटेरियल्स हैविंग अ स्लो। ग्रेविटेशनल फोर्स का भी कहीं ना कहीं रोल होता है, सारे रोल अभी हम पढ़ेंगे। स्ट्रेस इज द प्रोडक्शन इन अ सॉलिड बाय पुशिंग और पुलिंग, दिस इंड्यूसेस डिफॉर्मेशन। स्ट्रेस का भी एक रोल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल चट्टान है, चट्टान डिफरेंट स्ट्रेस लेयर में, ऊपर वाली लेयर नीचे वाली स्ट्रेस डाल रही, बहुत भयंकर स्ट्रेस डाल रही, टूट गई। इट इज द स्ट्रेस दैट ब्रेक्स द रॉक एंड अदर मटेरियल, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आई। ऑल एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस आर कवर्ड अंडर जनरल टर्म डेन्यूडेशन। जैसे कि सारे एंडोजेनिक प्रोसेसेस को हम डाइस्ट्रोफिज्म बोले थे, वैसे सारे एक्सोजेनिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस को हम डेन्यूडेशन बोले हैं। डेन्यूड का मतलब ही होता है स्ट्रिप ऑफ, टू अनकवर, उतार दो, क्या चट्टान की जो परतें हैं उसको बोलेंगे क्या? डेन्यूड। तो आज से तुम स्ट्रिप ऑफ के लिए, अनकवर के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? डेन्यूड। प्लीज डेन्यूड योर रॉक स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से आप रॉक से बोलेंगे कि आप अपना जो है जो भी रॉक स्ट्रक्चर उसको डेन्यूड कर दीजिए। वेदरिंग, मास वेस्टिंग, इरोजन एंड ट्रांसपोर्टेशन आर इंक्लूडेड इन द डेन्यूडेशन। तो ये सारे हमारे प्रोसेसेस होते हैं किसमें? डेन्यूडेशन में। वेदरिंग आएगा, मास वेस्टिंग पढ़ना, मास मूवमेंट, मास वेस्टिंग पढ़ना है, और साथ ही साथ हमें इरोजन पढ़ना है, इरोजन ट्रांसपोर्टेशन। क्या समझे अभी तक आप? अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है। सर आप 2 चैनल चलाते हो क्या? कैसी बात कर रहे हो? 2 नहीं भाई 3 चलाते हैं। चलो भाई, तो हमने पढ़ा कि जो भी एक्सोजेनिक यानी बाहर वाले जो फोर्सेस हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हवा, पानी, ग्लेशियर ये सब क्या कर रहे हैं? चल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, चल रहे हैं, तोड़ रहे हैं। ये हो गया एक्सोजेनिक प्रोसेस। इनकी एनर्जी कहाँ से मिल रही है? सूरज से मिल रही है, ठीक, सन से मिल रही है।
इन सारे प्रोसेसेस को हम बोलते हैं डेन्यूडेशन। डेन्यूड का मतलब होता है किसी चीज को स्ट्रिप ऑफ करना, अनकवर करना, हटा देना, तोड़ देना, फोड़ देना, रिमूव कर देना। ठीक, समझेगा? इस डेन्यूडेशन के तहत हमें 3 चीजें पढ़नी है, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। सिर्फ 3 चीजें। एकदम पिक्चर क्लियर रखना दिमाग में, तभी आराम से बता रहे हैं। और बार बार उस चीज को फिर से पीछे जाते हैं, फिर से उसको लेके आते हैं, पीछे जाते हैं, फिर से लेके आते हैं, ताकि दिमाग एक प्रोसेस बन जाए कि भाई जब लास्ट में आखिरी पन्ने तुम्हारे सामने खोलो तो मेरे बनाने से पहले तुम बना दो उस चीज को जो मैं बनाऊंगा आखिरी पन्ने पे। अब इस पे जो फोकस मारना। अभी बोल रहा डेन्यूडेशन प्रोसेस कोई नई चीज तो नहीं, इसने बोला यही कि 3 प्रोसेस है, वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। हम शॉर्ट में पढ़ेंगे वेदरिंग, इरोजन और मास मूवमेंट। हम पहले तुम्हें आगे बढ़ने से पहले, आगे सब डिफाइंड है, सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन पहले तुम्हें अभी हम बता रहे हैं, सेंस दे रहे, फील लेना। वेदरिंग का मतलब है चीज का टूट जाना। जैसे मैंने अपनी इसमें घूसा मारा, इसमें टेबल पे दरार पड़ गई, वेदरिंग हो गया। ठीक, क्लियर थी चीज? क्लियर है ना? फिर मम्मी आई, मान लो मम्मी ने पानी डाल दिया, मैंने फिर मेरे से गलती से बोतल गिर गई, तो पानी से बह के कहीं और चला गया, इरोजन हो गया। ठीक, समझ आया? इस बार क्या हुआ कि पानी में कुछ नहीं डाला, मैंने टेबल को बस थोड़ा सा टिल्ट किया, हल्का सा ऐसे टिल्ट किया, झुका दिया ऐसे टेबल को। क्यों झुकाया? हो सकता है कुछ जरूरत हो, तो जो भी चीज टूटी हुई थी वो गिर गई पूरी, वो मास मूवमेंट। यानी कि चीज का टूटना वेदरिंग। वो जो चीज टूटी है उसको कोई आके ले जाए, जैसे उठा ले जाएंगे तुम्हें हम डोली में, तो उसी तरह से पानी, हवा, ग्लेशियर, अगर कोई बोले उठा ले जाएंगे तुम्हें हम डोली में, इरोजन। ग्रेविटी बोलेगी, ग्रेविटी अगर आ जाएगी, यानी कि ये सब कुछ नहीं, ग्रेविटी बोलेगी आओ घुमा के लाते हैं नीचे तक, मास मूवमेंट। मास मूवमेंट के लिए ग्रेविटी का होना जरूरी है, इरोजन के लिए काइनेटिक एनर्जी का होना जरूरी है, जो कौन देगा? विंड, वाटर, ग्लेशियर। और वेदरिंग के लिए वहीं बस वहीं पे बैठे हुए वहीं पे टूट गया बैठे और फिर गा रहे हैं मैं टूट के सनम। ठीक है, तो ऐसे ही वेदरिंग होती है, मैं टूट के सनम टाइप, कि वहीं पे बैठे टूट गई। क्यों टूट गई? पढ़ेंगे सब, यहीं पढ़ लो, क्या बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ये सब जो है ना अपने आप से पढ़ सकते हो, क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन बनेगा नहीं, बट फिर भी बता ही देते हैं। ठीक है, या तो वेदरिंग से शुरू करते हैं, सब आप अपने आप से पढ़ लेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसे यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा नहीं। ठीक है, चलो तो वेदरिंग पढ़ते हैं अभी। वेदरिंग इज एक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ओवर अर्थ मटेरियल। तो जो भी अर्थ के मटेरियल हैं, चट्टान हैं, ये सब तो ये आपके मटेरियल कहलाते हैं। तो इनमें जब वेदर और क्लाइमेट का एक्शन होगा तो वेदरिंग होगी। वेदरिंग इज डिफाइंड एज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड केमिकल डीकंपोजिशन ऑफ रॉक थ्रू द एक्शंस ऑफ वेरियस एलिमेंट ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट। रॉक क्या हो रही है? डिसइंटीग्रेट हो रही है, टूट रही है, वही बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? वेदरिंग प्रोसेस आर कंडीशनड बाय मेनी क्या हो रहा है, are conditioned by many complex geological, climatic, topographic and vegetative factors। अलग अलग तरीकों से हो सकती है। ठीक है, नॉट ओनली वेदरिंग प्रोसेस डिफर फ्रॉम क्लाइमेट बट ऑल्सो द डेप्थ ऑफ वेदरिंग मेंटल, यानी कि वो डिपेंड करता है भाई कहां पर है आप। जैसे चट्टान पे भी डिपेंड करेगा। अब ये एक चट्टान मान लो इग्नियस रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, दोनों में सेम तरह के फोर्सेस अप्लाई कर रहा हूं, एक्सोजेनिक फोर्सेस। बताओ किसमें जल्दी वेदरिंग होगा, कौन जल्दी टूट जाएगा? सेडिमेंट्री, पोरस नेचर की है ना। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं कि वेदरिंग का रेट कैसा होगा, कैसा क्लाइमेट है वहां का, किस तरह की रॉक है। ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगे कि रेट ऑफ वेदरिंग क्या होगा, कितनी जल्दी कितनी देर से कोई चट्टान टूटेगी। वेदरिंग की अगर बात करेंगे तो 3 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। 3 मेजर ग्रुप्स क्या है? केमिकल, फिजिकल या फिर मैकेनिकल, उसी को बोलते हैं, और बायोलॉजिकल वेदरिंग। आगे देखेंगे कौन कौन से केमिकल हैं जो चट्टान को तोड़ देते हैं। तो सबसे पहले केमिकल वेदरिंग आते हैं। तो केमिकल वेदरिंग में भी हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो केमिकल वेदरिंग में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। तो हम ये पढ़ने वाले केमिकल वेदरिंग में। फिर से बताते हैं हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सर एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक हमने बोला कि इसको डेन्यूडेशन बोल देते हैं। एक्सोजेनिक प्रोसेस 3 तरह के हैं, वेदरिंग, इरोजन और मास वेस्टिंग या मास मूवमेंट। ठीक, वेदरिंग का जो है मॉलिक्यूलर स्ट्रेस सब पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर स्ट्रेस वगैरह लगा, एक्सटर्नल फोर्स लग गया, वो वेदरिंग करेगा। इरोजन क्या है? काइनेटिक एनर्जी इसके पीछे का मेन फोर्स है। और मास मूवमेंट का ग्रेविटेशन है, ग्रेविटी। ठीक है, तो ग्रेविटी जो है मास मूवमेंट करवाई। तो ये 3 तरह के हमें प्रोसेस पढ़ने हैं। फिर वेदरिंग में, तो वेदरिंग में हमें पता चला ये भी 3 तरह की, केमिकल की वजह से टूट सकती है चट्टान, फिजिकल वेदरिंग या मैकेनिकल वेदरिंग, यानी कि कुछ ऐसा मैकेनिकल लगेगा, और बायोलॉजिकल लगेगा। बायोलॉजिकल का मतलब देखेंगे पेड़ पौधों की वजह से, जीव जंतुओं की वजह से टूट जाए चट्टान, तो बायोलॉजिकल। तो 3 तरह की वेदरिंग होती है। अब उसमें भी केमिकल में जब घुसे तो पता चला ये भी डिफरेंट तरह की होती है। सॉल्यूशन होता है, कार्बोनेशन होता है, हाइड्रेशन होता है और ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है। समझ पा रहे हो? पूरे चार्ट को, ये चार्ट फिर बनाएंगे आखिर में। तो बार-बार बनाते चल रहे हैं चार्ट, सो दैट दिमाग में एकदम चार्ट बन जाए तुम्हारे, और चार्ट जाओ तुम चार्ट को। तो अब आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है? व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड्स, द वाटर और एसिड विद डिसॉल्व्ड कंटेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। फिर से व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर और एसिड, जब किसी चीज को वाटर एसिड में डिसॉल्व करोगे तो सॉल्यूशन मिल जाएगी। तो अगर हमारी चट्टान है, जैसे सॉल्युबल रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स लाइक नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, ये क्या होते हैं? इनकी आदत होती है बड़ी जल्दी पानी में मिल जाते हैं। अब चट्टान तो ऐसा तो है नहीं कि चट्टान कोई कवर्ड है, चट्टान से खुले में है, पानी पड़ रहा है, तो उसमें ये नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम अगर मिनरल है किसी रॉक में तो बड़ी जल्दी से मिक्स हो जाते हैं। और जब मिक्स हो जाएंगे तो रॉक कैसी हो जाएगी? टूट जाएगी, खोखली हो जाएगी, टूट जाएगी। सिंपल सी बात, समझ रहे हैं? वो जो सॉलिड था वो रिमूव हो गया, क्योंकि वो तो सॉल्यूशन बन गया, विलेन बन गया, घोल बन गया। और वो डिपेंड करेगा कितनी जल्दी क्या उसकी सॉलिबिलिटी है। अगर उसमें नाइट्रेट, सल्फेट, इस पोटेशियम तरह के मिनरल है तो बड़ी जल्दी घुल जाएगा, और वो चट्टान वीक बन जाएगी। वो कैसे हो जाएगी? वीक बन जाएगी, डिसइंटीग्रेट कर जाएगी और टूट जाएगी। हो गई वेदरिंग। पानी की वजह से हुई तो हाइड्रेशन। कार्बोनेशन क्या है? कार्बोनेशन हुआ जहां पर कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट जो होते हैं जिन मिनरल में, क्योंकि चट्टान क्या होती है? मिनरल से बनती है, तो जो मिनरल में कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट होते हैं उनमें बड़ी जल्दी क्या होता है? ये कार्बोनेशन हो जाता है। कार्बोनेशन है क्या? कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट कितनी परसेंट है? 0.036%। ठीक, ये हम आगे पढ़ेंगे। और जो सॉइल एयर है ये एब्जॉर्ब कर लेता है कौन? वाटर। तो जब वाटर क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा। ठीक है, वाटर जो है कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ेगा तो क्या बना देगा? H2CO3। ये होता है कार्बोनिक एसिड, ये एक वीक एसिड होता है। ठीक है, ये एसिड क्या करेगा? जो कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट है जिस रॉक में, उनको डिसॉल्व कर लेगा। ठीक है, डिसॉल्व इन कार्बनिक एसिड एंड आर रिमूव्ड इन अ सॉल्यूशन विदाउट लीविंग एनी रेसिड्यू रिजल्टिंग इन केव फॉर्मेशन, गुफा बन जाएगी। हम अगला वाले चैप्टर में पढ़ेंगे लैंडफॉर्म करके चैप्टर है। हम लैंडफॉर्म चैप्टर में पढ़ेंगे, एक सेकंड, आई थिंक ठीक है। तो होता क्या ना, तो जब लैंडफॉर्म चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर एक कार्स्ट टोपोग्राफी पढ़ेंगे। कार्स्ट टोपोग्राफी का मतलब होता है एक ऐसा रीजन, कार्स्ट रीजन पड़ता है मेडिटेरेनियन सी के आसपास, वहाँ की चट्टानें होती है, उसमें लाइमस्टोन, डोलोमाइट, इस तरह की चट्टानें होती हैं। और ऐसी चट्टानों में कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट भर के होता है। ऐसी चट्टानों की खास बात ये होती है कि बड़ी जल्दी कार्बनिक एसिड को डिसॉल्व कर देती हैं और खोखली हो जाती है, गुफा बना देती हैं। तो ये हो गया कार्बोनेशन, कार्बनिक एसिड के टूटती है। ठीक है, क्लियर है? सॉल्यूशन देख लिया हमने, ये कार्बोनेशन देख लिया। अब आते हैं हाइड्रेशन पे। किस तरह से वाटर तोड़ेगा? अभी पहले में हमने देखा किस तरह से पानी ही था,
पानी ही था, लेकिन उसने सोल्यूशन बना लिया, उसने घोल बना लिया, उसने विलेन बना लिया। ठीक, दूसरे में हमने देखा कि पानी ही था, उसने CO2 को मिक्स करवाया, कार्बनिक एसिड बना और कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट को हटा दिया। अब आएंगे कि पानी किस तरह से एक्सपैंड करेगा, ठीक है, और उसके चट्टान टूटेगी। हाइड्रेशन इज द केमिकल एडिशन ऑफ वाटर, केमिकल एडिशन है वाटर का, जहां पर मिनरल्स जो होते हैं वो वाटर को लेंगे और एक्सपैंड करेंगे। दिस एक्सपेंशन कॉजेस इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द मिनरल इटसेल्फ और रॉक। कैल्शियम सल्फेट टेक्स इन वाटर एंड टर्न्स इनटू जिप्सम। अब देखो होता क्या ना, जिस चट्टान में मान लो कैल्शियम सल्फेट है, ठीक है, CaSO4, वो पानी लेगा और जिप्सम बना देगा, जो होता है CaSO4.2H2O। ठीक, जब ये चट्टान सूखेगी, जब ये ड्राई होगा तो ये उड़ जाएगा, फिर से कैल्शियम सल्फेट, जब गीला होगा फिर से जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। रॉक थक जाएगी, फटीक हो जाएगी, थक जाएगी, बोलेगी अब नहीं सह पाएंगे, टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि कैल्शियम सल्फेट से जिप्सम, जिप्सम से कैल्शियम सल्फेट, ये रिवर्सिबल है ना, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम बना, जिप्सम से फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर जिप्सम, फिर कैल्शियम सल्फेट, थक जाएगी वो, टूट जाएगी वो। ठीक है, जैसे कि तुम अटेम्प्ट दे नहीं हो रहा, थक जाओगे, टूट जाओगे तुम अंदर। ठीक है, सर पॉइंट्स मेरे बुक में नहीं है तो इसलिए तुमको PDF देते हैं, इसलिए तुम क्या देते हैं, PDF हाइलाइटेड वाली। मैनी क्ले मिनरल्स स्वेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वेटिंग एंड ड्राइंग, वेट हो रहे हैं, गीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, गीले हो रहे हैं, सूख रहे हैं, तो रेपिटेशन की वजह से क्रैक हो जाता है। ठीक है, क्रैक की वजह से सॉल्ट इन पोर स्पेसेस अंडरगो रैपिड एंड रिपीटेड हाइड्रेशन हेल्प इन रॉक फ्रैक्चरिंग। द वॉल्यूम चेंजेस इन मिनरल्स ड्यू टू हाइड्रेशन विल आल्सो हेल्प इन फिजिकल वेदरिंग, और इससे एक्सफोलिएशन हो जाता है। एक्सफोलिएशन क्या होता है, समझ लो, एक्सफोलिएशन आगे भी होगा। ये चट्टान है, लड़कियां काफी अच्छे से जानती हैं एक्सफोलिएशन, लड़कों को तो पता नहीं। जैसे मैंने जब ज्योग्राफी पढ़ी तभी मुझे एक्सफोलिएशन के बारे में पता चला, किस तरह से एक्सफोलिएशन ज्योग्राफी के अलावा भी कहीं होता है। तो ठीक है, जैसे कि होता क्या है कि जैसे लड़कियां खासकर वो ज़्यादा करती हैं मेकअप, तो क्या पता नहीं कुछ क्रीम आती है, क्या आता है, फेस वॉश आता है, तो वो लगा लेती हैं। ठीक है, फिर थोड़ी देर लगा करती हैं, फिर वो क्या ना एक्सफोलिएट हो जाती है, ऊपर की स्किन निकल जाती है, ऊपर की स्किन निकल जाती है। उसी तरह चट्टान के ऊपर की जो चट्टान है वो निकल जाती है, उसकी स्किन निकल जाती है। कैसे निकल जाती है? क्योंकि रिपीटेड जब बार जब उस पर स्ट्रेस पड़ेगा तो बेचारी डिसइंटीग्रेट हो जाएगी, टूट जाएगी। जब टूट जाएगी, दरार पड़ेगी, दरार पड़ने की वजह से क्या होगा, दरार तो पड़ गई, अभी टूट के गिरेगी भी, गिरेगी कैसे, इरोजन और मास वेस्टिंग के थ्रू गिरेगी, जो आगे देखेंगे, लोग चढ़ाई कर रहे हैं इस पर। तो इसको बोलते हैं एक्सफोलिएशन। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अब अगर बात करेंगे हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है, ये तो तुम्हें पता ही होगा, तुमने पढ़ा होगा, अगर तुम साइंस बैकग्राउंड के होगे, नहीं होगे तो बता देते हैं। ऑक्सीजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, रिडक्शन ऑक्सीजन का हटना। ठीक है, तो कुछ ऐसे मिनरल होते हैं जो ऑक्सीजन को तुरंत लपक के ले लेते हैं और लपक के छोड़ देते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ मिनरल विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड। ऑक्सीडेशन अकर्स व्हेन देयर इज रेडी एक्सेस टू द एटमॉस्फेयर एंड ऑक्सीजनेटेड वाटर। पानी में क्या ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर में क्या ऑक्सीजन है, तो तुरंत अगर उनको बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर और वाटर एक्सपोजर रहेगा कुछ मिनरल को, तो तुरंत क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा आयरन है, आयरन क्या करता है, लोहा जो होता है वो अगर तुम खुले में रख के छोड़ दो उसको, तो धीरे धीरे उसमें जंग लगने लगती है। क्यों? क्योंकि आयरन ऑक्साइड का डिपोजिशन होने लगता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड का डिपोजिशन होने लगता है, क्योंकि ऑक्सीजन बड़ा रेडली अवेलेबल हो जाता है पानी के थ्रू और हवा के थ्रू, जिसकी वजह से उसका क्या होने लगता है, आयरन का डिग्रेडेशन होने लगता है, क्षरण होने लगता है। तो वही होता है बस। ठीक है, द मिनरल मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्वड इन द प्रोसेस आर आयरन, मैंगनीज, सल्फर एक्सेट्रा। तो वो रॉक्स जिनमें कि इस तरह के मिनरल पाए जा रहे हैं, उनकी बड़ी आदत होती है कि तुरंत ऑक्सीजन को लपक के लेते हैं, जिसकी वजह से रॉक का क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ठीक है, ड्यू टू द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। रेड वही मैं चीज बताता, रेड कलर होता है जो जंग लगती है अपॉन ऑक्सीडेशन टर्न्स टू ब्राउन और येलो व्हेन ऑक्साइड्स मिनरल्स आर प्लेस्ड इन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो रिडक्शन हो जाता है, यानी कि अगर आप ऑक्सीजन नहीं हो तो फिर रिडक्शन हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन इज एब्सेंट, तो रिडक्शन टेक्स प्लेस। सच कंडीशन एग्जिस्ट यूजुअली बिलो द वाटर टेबल। ठीक है, वाटर टेबल से जनरली नीचे देखने को मिलता है आपको, जो रिडक्शन वाला प्रोसेस होता है, जहां पर स्टैग्नेंट रुका हुआ पानी है या फिर ठहरा हुआ पानी है, वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, जो रेड कलर ऑफ आयरन होता है, ठीक है, अपॉन रिडक्शन टर्न्स इनटू ग्रीनिश और ब्लू ग्रे। तो जो आयरन में मान लो रेडिश कलर है, जो जंग वगैरह भी लगी है, तो अगर आप उसको ऐसे ऑक्सीजन डेफिसिट एरिया में रख दोगे तो ग्रीनिश या फिर ब्लूइश ग्रे कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये हमने पढ़ा अभी तक क्या, केमिकल वेदरिंग के टाइप, जिसमें हमने हाइड्रेशन पढ़ा, किस तरह से पानी अंदर घुस रहा है, पानी अंदर घुसा है, पानी क्या कर रहा है, पानी सिर्फ ना अंदर घुस रहा है बल्कि वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे चीजों को एक तो डिसॉल्व कर रहा है, तो सोल्यूशन हो गया, और अगर वो इसका एक्सपेंशन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, यानी कि अगर कैल्शियम सल्फेट जैसा मिनरल है तो वो पानी लेगा, जिप्सम बनाएगा, फिर कैल्शियम सल्फेट, फिर जिप्सम, फिर कैल्शियम, फिर जिप्सम, तो वो फटीक हो जाएगा और डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। कार्बोनेशन में क्या है, जो पानी है वो CO2 लेगा, कार्बनिक एसिड बनाएगा, वो कार्बनिक एसिड जो है कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट जो मिनरल है उसको बड़ी आसानी से डिसॉल्व कर देता है, केव यानी गुफा बना देता है। ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन को अटैच कर लेना, और जो रिडक्शन है उसमें ऑक्सीजन को छोड़ देना, वो सब होते हैं। तो केमिकल वेदरिंग खत्म हो गया। अब आएंगे फिजिकल वेदरिंग पे। इसी को मैकेनिकल वेदरिंग भी बोलते हैं, चीज ध्यान रखना, फिजिकल वेदरिंग को मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। इसमें क्या क्या पढ़ना है, तो ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है, सच एज ओवरबर्डन प्रोसेस, लोड, शेयरिंग स्ट्रेस, ये सब, एक्सपेंशन फोर्सेस ड्यू टू टेंपरेचर चेंजेस, टेंपरेचर के बदलने के, ये पढ़ना है हमें, क्रिस्टल ग्रोथ पढ़नी है, ठीक है, और वाटर प्रेशर पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हमें पढ़नी है किसमें, फिजिकल वेदरिंग में। यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं है केमिकल वाले में, पहले ये बताओ, फिर आगे बढ़ते हैं। फिजिकल केमिकल वेदरिंग के जितने भी टाइप्स मैंने बताया, जल्दी से कॉल करके लिख दो कमेंट, जल्दी से, फिर आते हैं लोडिंग एक्सपेंशन पे। सही है सभी, चलो तो यानी आप लोग तैयार हैं पढ़ने के लिए। सर खाली PDF का चीज करनी, खाली PDF का तो नहीं यार, भरी PDF मतलब पूरा बैच ही होगा उसमें। ठीक है, चलो तो अनलोडिंग एक्सपेंशन में आते हैं अभी। तो ये बोल रहा है कि रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक लोड प्रेशर बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यू इरोजन कॉजेस वर्टिकल प्रेशर रिलीज इन द रिजल्ट दैट द अपर लेयर्स ऑफ रॉक एक्सपैंडिंग। होता क्या ना कि जैसे चट्टान है, ठीक है, ये चट्टान है, ये चट्टान है पूरी, मान लो कि यहाँ से पूरी चट्टान है, ठीक है। अब इसमें क्या है, धूप वगैरह पड़ रही है, ठीक है, बारिश हो रही है, ठीक, तो क्या होगा, अभी तुम खुद सोचो, ये जो अंडरलाइंग रॉक लेयर है, जैसे ये लेयर मान ली, ठीक, एक ये लेयर मान ली, ठीक, एक कलर की कमी नहीं है भाई अपने पास, ध्यान रखना, ठीक है, एक ये लेयर हो गई, एक और बना देंगे, एक और कलर है हमारे पास, ये बना लो, ठीक। अब सबसे ज़्यादा प्रेशर किस वाली लेयर पे लग रहा होगा बताओ जरा, पिंक वाली पे, ग्रीन वाली पे, ऑरेंज वाली पे, ब्लू वाली पे, या फिर रेड वाली पे? सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा, जल्दी बड़ा बताओ जल्दी से। सबसे ज़्यादा प्रेशर किस पे लग रहा होगा, सिंपल सी बात, जो सबसे अंदर होगा। अब याद करो इनर कोर क्यों सॉलिड थी, क्योंकि सबसे अंदर थी ना, बहुत प्रेशर लगा, तो उस पे आउटर कोर लिक्विड था, इनर कोर बहुत प्रेशर लगा, इसलिए सॉलिड थी। तो ये पिंक वाली सबसे ज़्यादा प्रेशर झेलेगी, ये वाली। लेकिन सोचो अब इस पे क्या होगा, इस पे क्या होगा, इस पे होगा बहुत ज़्यादा, पिंक 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 सबका सही, इस पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हमारे जियोमॉर्फिक एजेंट काम करेंगे, ठीक है। धूप लग रही है, पानी बरस रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या करेगी, केमिकल वेदरिंग कैसे टूट जाएगी, टूट गई, हटा देते हैं, टूट गई ना, टूट गई। अब टूट के गिर जाएगी, वो इरोजन और मास वेस्टिंग से होगा, कैसे गिरेगी समझाएंगे। अब बताओ तो मुझे, अब ये जो नीली वाली है लाइन, ये क्या बोलेगी, ये बोलेगी मौसम बड़ा सुहावना हो रहा है, एकदम मानो उड़ने का दिल कर रहा हो। क्या हुआ इसका, एक्सपेंशन हुआ, अभी दबी थी एकदम, एक्सपेंशन हो गया। जैसे तुम कच्चा बारह एकदम दबे हैं पेरेंट के उसमें, फिर एकदम जैसे ही बाहर गया खुल गया पूरा, और खुलते ही बस शुरू करवा दी, बस वही इसके साथ भी है। तुमको क्या लगा है, ये टूटी होगी उसकी वजह से, वो सन रेज की वजह से, और ना दबी हुई एकदम से एक्सपेंड कर गई, टूट गई।
बस वही है अनलोडिंग अनलोडिंग हो गई और जैसे फैला हुआ एक्सपेंशन हुआ, बस खत्म काम। इसीलिए बोला जाता है कि ज़्यादा फैलो नहीं, जितना मम्मी आपने लिमिट रखी है फैलने की उतनी फैलो, ज़्यादा नहीं फैला। फ्रैक्चर विल डेवलप रफली पैरेलल टू द ग्राउंड सरफेस। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें होगा एक्सफोलिएशन शीट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपेंशन ड्यू टू अनलोडिंग एंड प्रेशर रिलीज में रिजल्ट हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ मीटर हॉरिजॉन्टल एक्सटेंट लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स, इनको एक्सफोलिएशन डोम बोलेंगे, अलग कर मांगता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक्सफोलिएशन डोम बनेंगे। एक्सफोलिएशन डोम मतलब अब जब ये लेयर हटी तो अंदर वाली क्या बोलेगी, ऐसा मन उड़ने का दिल कर रहा हो, ठीक है, मौसम एकदम सुहावना हो गया है, तो क्या होगा, नीचे वाली लेयर भी एक्सफोलिएट कर जाएगी टूट के सीधा। तो बोल रहा है कि बहुत बड़े बड़े एक्सफोलिएशन डोम आपको देखने को मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े, क्योंकि जब ऊपर की लेयर हटेगी तो अनलोडिंग होगा और एक्सपेंशन होगा। ठीक है, टेंपरेचर चेंज और एक्सपेंशन क्या जाता है, ये समझ में आया कि नहीं, पहले बताऊं आपको, फिर हम आगे बढ़ें। एक्सफोलिएशन वाला ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि तुम लोग को समझ नहीं है, क्या बताओ। यस, इट इज नॉट अ प्रोसेस, इट इज अ रिजल्ट। आ गया, ऑल क्लियर, ओके ओके। कमला पसंद खाने का मन हो रहा है, अच्छा बेटा, ये नाम देखो, इसी आदित्य है, असिस्टेंट कमांडेंट बन के ये अपने प्लाटून से बोलेंगे, बटालियन से बोलेंगे कमला पसंद का इंतजाम करवाया जाए। क्यों, फ्यूचर असिस्टेंट कमांडेंट किसमें बनोगे, असिस्टेंट कमांडेंट। फोर्स लोकेशन हो रहा है, जल्दी बताओ, फर्स्ट रेफरेंस। टेंपरेचर चेंजेस एंड एक्सपेंशन पे आते हैं। तो होता क्या ना कि चट्टान है, ठीक, दिन का समय है, तापमान बढ़ गया, तापमान बढ़ेगा, आदमी फैलेगा, मतलब मिनरल फैलेगा, ठीक, बगल वाले से बोलेगा ए चल खिसक, रात को टेंपरेचर गिर जाएगा, सिकुड़ जाएगा, फिर फैलेगा, दिन होगा, फिर सिकुड़ेगा, फिर फैलेगा, फिर सिकुड़ेगा, डरना चेंज होता रहेगा। एक टाइम ऐसा आएगा, बोलेगा अब ना होइए मेरे से, अब ना सिकुड़ पाऊंगा मैं, ना फैल पाऊंगा, मेरी जितनी भी ऊर्जा थी खत्म हो चुकी है। तो क्या होगा, क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा, थक जाएगा, थकावट हो जाएगी, और जैसे ही थकावट हुई बस हो गया काम। समझ आ गया टेंपरेचर से क्यों ये जो प्रोसेस है ड्राई क्लाइमेट में ज़्यादा इफेक्टिव होता है काई एलिवेशन पे, क्योंकि हाई एलिवेशन में कायदे की धूप भी पड़ रही है और टेंपरेचर भी एकदम से ठंडा हो रहा है। जहाँ पर डायरनल है, डायरनल टेंपरेचर चेंजेस आर ड्रास्टिक। गेस करोगे कहाँ ड्रास्टिक होगा, डायरनल का तुम्हें मतलब समझा देते हैं। अभी बोल मत बोला तुमसे मतलब, ठीक है, डायरनल टेंपरेचर का मतलब होता है डेली रेंज ऑफ टेंपरेचर। डेली रेंज ऑफ टेंपरेचर का मतलब यह है कि जैसे आज मान लो 25 अप्रैल है, ठीक है, मैं बोलूँ कि कानपुर में आज का अधिकतम तापमान रहा कितना, 38 डिग्री सेल्सियस, और न्यूनतम जो तापमान रहा आज का वो रहा 32 डिग्री सेल्सियस। तो रेंज कितना रहा, 6 डिग्री सेल्सियस। लेकिन कोई यहाँ पे राजस्थान से है क्या, बता जल्दी से, कोई यहाँ पे जल्दी से राजस्थान से, तो राजस्थान में मान लो कि कोई है, ठीक है, राजस्थान से, वो बोल रहा है कि मेरे आज कहाँ पे, कौन सी जगह पर यहाँ डिफेंस के बहुत एक्सीडेंट होते हैं, हनुमानगढ़, क्या नाम है उस जगह का, सीकर। सीकर में जो है आज हमारा जो तापमान रहा वो सर जी 42 डिग्री सेल्सियस रहा अधिकतम, और न्यूनतम रात में पहुंचा है कितना, न्यूनतम से पहुंचा 32 डिग्री सेल्सियस। तो डायरनल रेंज कितना, 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताओ ये वाली जो वेदरिंग है, ये वाली फिजिकल वेदरिंग है, टेंपरेचर कहाँ ज़्यादा होगी, कानपुर में कि सीकर में, आंसर क्या होगा, सीकर। क्यों, डायरनल रेंज ऑफ टेंपरेचर ज़्यादा, ड्रास्टिक चेंज ऑफ टेंपरेचर, डेली रेंज ऑफ टेंपरेचर ज़्यादा है डे और नाइट का। तो वहाँ भैया सीधा लाइन उठेगी। अभी हम जब एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे सीधा सीधा लाइन उठेगी पेपर में, इस वजह से हाईलाइट कर रहा हूं, इसलिए आराम से बता रहा हूं ताकि समझ के दिमाग में तुम्हारे सेटल डाउन हो जाए। वो सीधा स्टेटमेंट देगा कि कहाँ पर ज़्यादा होगा, जहाँ पर डायरनल टेंपरेचर, डायरनल रेंज ऑफ टेंपरेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, तो तुम क्या बोलोगे, जहाँ ज़्यादा होगा। Surface layer of the rocks tend to expand more than the rock at the depth, and this leads to the formation of stress within the rock, resulting in having and fracturing parallel to the surface due to differential heating and resulting expansion contraction की वजह से क्या होगा of surface layer and their subsequent exfoliation from the surface result in smooth rounded surface, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सफोलिएशन हो जाएगा। यहाँ भी एक्सफोलिएशन हो जाएगा। और एक्सफोलिएशन कहाँ किया था, और एक्सफोलिएशन कहाँ पे किया था, एक्सफोलिएशन तो यहाँ हो रहा था, अनलोडिंग एक्सपेंशन हो रहा था, अनलोडिंग एक्सपेंशन हो रहा था, और हाइड्रेशन में हो रहा था। ये भी ध्यान रखना, एक्सफोलिएशन कहाँ हो रहा है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इन रॉक लाइक ग्रेनाइट स्मूथ सरफेस्ड एंड राउंड स्मॉल टू बिग बोल्डर कॉल्ड टॉर्स फॉर्म ड्यू टू सच एक्सफोलिएशन। कुछ चमका है। मीनवाइल चूरू डिस्ट्रिक्ट इज लाफिंग इन द कॉर्नर। देखें तो चूरू कॉर्नर में, हाँ यार हंस तो रहा है चूरू। कुछ चमका कि नहीं चमका, ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, जो पीपीएससी का पीवाई की वैसी लाइन से उठाए कि नहीं उठाए, कि टॉर्च किस रॉक में देखने को मिलेगा। किया था पहले चैप्टर में, रॉक वाले चैप्टर में, लेकिन एक्चुअल में इस चैप्टर में करना चाहिए था। ठीक है, कि जो ग्रेनाइट जैसी रॉक होती है इसमें स्मूथ और दिखाई भी पिक्चर भी दिखाई, स्मूथ सरफेस रॉक निकल आती है राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर, उनको बोलते हैं टॉर। ठीक, एनडीए पीवाई बिल्कुल। अब आज फ्रीजिंग थॉइंग फ्रॉस्ट फ्रीजिंग, जम गए, पिघल गए, टूट गए, कितना आसान है। तो कहाँ होगा ये जमना, जमना उमना होगा, जमना पार में नहीं, ये जमना वमना होगा कहाँ पे, हाँ ठीक, मैं खुश हुआ। चलो, तो फ्रॉस्ट वेदरिंग अकर्स ड्यू टू ग्रोथ ऑफ आइस विद इन द पोर्स एंड क्रैक्स ऑफ रॉक्स ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। चट्टान है, चट्टान के बीच में पोर्स है, छेद है, पानी भर गया, जम गया, जब जमेगा तो आसपास बोलेगा ये चल खिसक साइड दे थोड़ा, दिन का समय आएगा, पिघल जाएगा, फिर से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, फिर रात होगी, फिर क्या होगा, दिन होगा, रात होगी फ्रीजिंग, दिन होगा थॉइंग पिघलना। ठीक है, तो बार 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 जब वो होगा तो रॉक क्या करेगी, टूट जाएगी इस तरह से। ये जो टूटी रॉक, ठीक है, इसको बोलते हैं फ्रॉस्ट वेजिंग। एक वेज क्रिएट हो गया, वेज का मतलब होता है एक इस तरह से स्पेस क्रिएट हो गया। चट्टान में स्पेस थी, स्पेस में पानी जमा पिघला, जमा पिघला, जमा पिघला, क्या हो गया, फटीग हो गया, थक गई हो, क्या हो गया, डिसइंटीग्रेशन हो गया, फ्रॉस्ट वेजिंग हो गई, खत्म। कहाँ होगा, जहाँ ग्लेशियल एरियाज है, जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ रहती है, वहीं पे तो होगा। आ जाओ आखिरी पे, और ये सॉल्ट वेदरिंग। सॉल्ट इन चट्टान एक्सपैंड ड्यू टू थर्मल एक्शन, हाइड्रेशन और रिक्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट क्या होगा, पानी लेगा, ठीक है, क्रिस्टलाइज करेगा खुद को, उसकी उसमें थर्मल एक्शन होगा। एक्सपेंशन ऑफ दी सॉल्ट डिपेंड ऑन टेंपरेचर एंड देयर थर्मल प्रॉपर्टीज। हाई टेंपरेचर रेंजेस बिटवीन 30 से 50 डिग्री सेल्सियस सरफेस टेंपरेचर डेजर्ट फेवर सच सॉल्ट एक्सपेंशन। तो सॉल्ट वेदरिंग कहाँ होगी, नमक वाली वेदरिंग। नमक वाली वेदरिंग जो फिजिकल वेदरिंग का टाइप है, ये डेजर्ट एरिया में ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ टेंपरेचर अधिक होगा बहुत ज़्यादा। क्यों, क्योंकि थर्मल एक्शन तो तभी हो पाएगा जब टेंपरेचर ज़्यादा होगा। तो जो नमक है, जो सॉल्ट है, वो क्या करेगा, हाइड्रेट करेगा, यानी कि फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, फूलेगा, सिकुड़ेगा, जो सॉल्ट प्रेजेंट है रॉक में। सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव ऑफ ऑल सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेसेस। सीधा लाइन उठी है पीवाईक्यू में, सीधा। और अगर सीधा मेजर बनना हो तो लाइन ऐसे सीधा एनसीईआरटी से रट लेना, जो हाईलाइट कर रखी है, सीधा उठेंगे पेपर में। ठीक है, तो ये सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन है, सबसे ज्यादा इफेक्टिव है सॉल्ट वेदरिंग में। क्रिस्टलाइजेशन का मतलब से क्रिस्टल बन के सिकुड़ के। इन एरियाज विद अल्टरनेटिंग वेटिंग ड्राइंग, वेटिंग ड्राइंग, वेटिंग ड्राइंग, फूल रहा है, सूख रहा है, फूल रहा है, सूख रहा है, वही तुमने पढ़ा हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन, हाइड्रेशन क्रिस्टलाइजेशन। सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ इज फेवर्ड एंड द नेबरिंग ग्रेन्स आर पुश्ड असाइड।
ठीक है, तो जो नेबर के ग्रेन है वो पुश होंगे, सोडियम क्लोराइड एंड जिप्सम क्रिस्टल्स इन डेजर्ट एरिया हीव अप का मतलब है पानी लेके फूल जाना, पानी पड़ के फूल जाना, ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड, ये नमक ध्यान रखना, सोडियम क्लोराइड और जिप्सम क्रिस्टल्स इन डेजर्ट एरियाज हीव अप ओवरलाइंग लेयर्स ऑफ मेटल्स एंड विद द रिजल्ट ऑफ पॉलीगोनल क्रैक्स डेवलप ऑल ओवर द हीट सरफेस विद क्रिस्टल ग्रोथ, चॉक ब्रेक्स डाउन मोस्ट रेडली फॉलोड बाय लाइमस्टोन, सबसे पहले चॉक ब्रेक करेगी, फिर लाइमस्टोन ब्रेक करेगी, सैंडस्टोन, शेल, ग्रेनाइट, ग्रेनाइट, ध्यान रखना, ठीक है, चॉक सबसे पहले ब्रेक करेगी, देन लाइमस्टोन, क्यों? क्योंकि जो जितनी सॉफ्ट रॉक होगी, जो जितनी उसमें, क्योंकि लाइमस्टोन में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट ये होते हैं, ठीक है, अब ये बड़ी जल्दी पानी में घुल जाते हैं, क्योंकि बड़ी जल्दी पानी में घुल जाते हैं तो बड़ी जल्दी सॉल्ट क्रिस्टल ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से टूट जाएगा, उससे जल्दी चॉक टूटेगा, सैंडस्टोन, ये सब कैसी रॉक है, चाहे चॉक ले लो चाहे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन सब सेडिमेंट्री है, लाइमस्टोन प्लास्टिक भी है, ऑर्गेनिक भी है और केमिकली भी फॉर्म है, याद है आपको 3 तरह की सेडिमेंट्री पड़ी थी, तीनों में थी, सैंडस्टोन किसमें थी बताओ। अब आ जाते हैं अपने आखिरी में जो कि मात्र 2 मिनट का है, फिर अभी हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, यहाँ तक आई होप सबको क्लियर होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हमने फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या पढ़ा, ठीक है, या फिर हमने वेदरिंग में क्या पढ़ा। वेदरिंग में हमने पढ़ी 3 चीज़ें, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। केमिकल में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सोल्यूशन, हाइड्रेशन, कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये पढ़ा हमने, ठीक। देन फिजिकल वेदरिंग में क्या क्या पढ़ा सर, फिजिकल वेदरिंग में हमने पढ़ा सर मैक्स डिफरेंस, प्लीज रिपीट एक्सफोलिएशन, प्लीज एक्सफोलिएशन तुमको समझ नहीं आया, सब कुछ खत्म कर दिया, एक्सफोलिएशन इतनी बार बताया यार, एक्सफोलिएशन सबसे आसान था। एक्सफोलिएशन का मतलब है जो ऊपरी सरफेस होती है, ठीक है, रॉक की, उसमें जब बहुत ज़्यादा कुछ भी होगा, टेम्परेचर चेंजेस होंगे, ठीक है, टेम्परेचर चेंजेस का मतलब है कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ठीक है, फैलेगी, ठीक है, रात के टाइम टेम्परेचर कम हो जाएगा, सिकुड़ेगी, तो इसके से ये जो ऊपरी लेयर है ये टूट जाएगी, ठीक है, टूट के ये निकल जाएगी, टूट के निकल जाएगी, तो एकदम ऐसा लगेगा कि ऊपर की परत निकल गई, ऊपर की पूरी परत निकल गई, उसी को एक्सफोलिएशन बोलते हैं। या हाइड्रेशन जो एक तरह केमिकल वेदरिंग उससे भी हो सकती है, और बाकी जो फिजिकल वेदरिंग होती है उससे भी हो सकती है, ठीक, जैसे कि अनलोडिंग एक्सपेंशन में हमने पढ़ा, ठीक है, कि ऊपर की अगर लेयर निकल गई तो नीचे वाली का अनलोड हो गया और एक्सपैंड कर जाएगी, तो एक्सफोलिएशन डोम बन जाएंगे। टेम्परेचर जब चेंज हुआ और एक्सपेंशन होगा तो भी एक्सफोलिएशन होगा, और यहाँ पर टॉर देखने को मिलता है, टॉर ग्रेनाइट जैसी रॉक में देखने को मिलता है, जो स्मूथ ऐसे रॉक बोल्डर्स होते हैं उनको टॉर बोलते हैं। फ्रीजिंग, थॉइंग, फ्रॉस्ट वेदरिंग, यहाँ एक्सफोलिएशन नहीं था, ये जहाँ बहुत ग्लेशियर एरिया है वहाँ पर देखने को मिलता है, जमा पिघला वो फटीग हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। सॉल्ट वेदरिंग जो कि सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन इज मोस्ट इफेक्टिव सॉल्ट वेदरिंग प्रोसेस, ठीक। बायोलॉजिकल कुछ नहीं यार, जीव जंतु या पेड़ पौधे, जैसे कि पेड़ पौधे हैं, ठीक है, जैसे पेड़ पौधे हैं, चट्टान है, ठीक है, पेड़ इसके अंदर ग्रो कर गया, ठीक है, जो जड़ें हैं वो अपनी जगह बनाएंगी, और जगह बनाएंगी तो रॉक को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, तोड़ देंगे, ठीक। चूहे वगैरह होते हैं, केचुए ये सब क्या करते हैं, अंदर जाते हैं, अपना जगह बनाते हैं, धीरे धीरे धीरे, वैसे नहीं कि सर केचुए तोड़ देंगे चट्टान, बिल्कुल तोड़ देंगे। तुमने सुना ही होगा बचपन में करत अभ्यास जल मत होए सुजान, तो वही है यहाँ पे, धीरे 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 क्या होते हैं, जब फॉर्म जैसे एक बनाया फिर किसी और बनाया और तो ऐसे सीरीज में जुड़ गया, टूट गया, समझ आप, तो धीरे धीरे सारे प्रोसेस होते हैं, ग्रेजुअल तरीके से होते हैं, क्लियर है। प्लांट रूट एक्सर्ट ट्रेमेंडस प्रेशर ऑन द अर्थ मटेरियल्स मैकेनिकली ब्रेकिंग देम अपार्ट, प्लांट रूट भी तोड़ सकती हैं या फिर हमारे ये सब तोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब जीव जंतु है, तो बायोलॉजिकल वेदरिंग इसको बोलते हैं, बस खत्म हो गया बायोलॉजिकल वेदरिंग, ठीक, क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब यहाँ पर वेदरिंग का सिग्निफिकेंस लिखे हुए हैं, सिग्निफिकेंस ये है कि एक्सफोलिएशन डोम बन सकते हैं, टॉर बन सकता है, ये हम पढ़ चुके हैं, और यहाँ ये लिखा हुआ है कि मिट्टी बनेगी, सॉइल बनेगी, ठीक है, तो मिट्टी हम है तो इसी चैप्टर में, लेकिन हम अलग से इसको करेंगे मिट्टी को, आज के चैप्टर में नहीं करेंगे इसको, तो मिट्टी वगैरह बन सकती है, क्यों? क्योंकि जब चट्टान टूटेगी वो जाएगी तो धीरे धीरे मिट्टी मिल जाएगी, मिट्टी बन जाएगी वो, ठीक है, चट्टान से ही मिट्टी बनेगी आपकी, ठीक, और कहाँ से आएगी मिट्टी। अब आते हैं मास मूवमेंट पे, ठीक, मास मूवमेंट पे आ जाए, बताइए जल्दी से कि पहले इरोजन की पोजीशन पे आ जाए, क्यों? पहले इरोजन वगैरह पढ़ लेंगे, ये पहले मास मूवमेंट ही पढ़ लें, चलो पहले मास मूवमेंट या फिर इरोजन पढ़ते हैं, तब समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। इरोजन बड़ा आसान है, बस थोड़ा सा फोकस कर लेना, मेन इंपॉर्टेंट आपका मास वेदरिंग है, ठीक, थोड़ा सा पानी पीने की अनुमति दो। इस बार भी सीडीएस में और एनडीए में दोनों में सवाल बना है इस टॉपिक से, मतलब हर चैप्टर जो अभी तक पढ़ गए हैं सबसे सवाल बना है। इरोजन बोल रहा है कि इरोजन का मतलब कुछ और नहीं बल्कि ट्रांसपोर्टेशन है, चट्टानों का टुकड़ा कहाँ से बना, वेदरिंग से बना। ये बोल रहा है कि जो भी तुमने वेदरिंग करवाई थी तो उससे स्मॉलर फ्रैगमेंट बने थे रॉक के, वो रॉक जो डेब्री है उनका ट्रांसपोर्टेशन जो होता है उसको इरोजन बोलते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन को इरोजन बोलते हैं। वो कैसे होगा ट्रांसपोर्टेशन? वो ट्रांसपोर्टेशन होगा मूविंग वाटर से, ग्राउंड वाटर से, ग्लेशियर से, हवा से, समुद्री वेव्स आ रही हैं उनसे, ये सब क्या करेंगी, इनको बहा के ले जाएंगी, ठीक है, अपने साथ, इसी को इरोजन बोलते हैं। अब्रेजन बाय रॉक डेब्री कॉल्ड कैरीड बाय दिस जियोमेट्रिक एजेंट आल्सो एड्स ग्रेटली इन इरोजन। अब्रेजन बाय रॉक डेब्री का मतलब है, अब्रेजन का मतलब होता है उसी चीज का टूटना, तो वो क्या करता है, वो एड करता है, ठीक है। वेदरिंग क्या कर रहा है, एड कर रहा है। सोचो अगर वो चट्टान टूटी ना होती तो क्या ये जो हमारी बह रही है, अच्छा हवा चल रही हो, चाहिए पानी बह रहा हो, क्या उसको लेके जा पाते? नहीं, ठीक है, वो नहीं लेके जा पाते, क्लियर है। तो इसलिए वेदरिंग होना एक तरह से एड है, दैट मींस थ्रू वेदरिंग, दैट मींस दो वेदरिंग एड्स इरोजन, इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस। मतलब ये है, ये चट्टान पड़ी हुई है, ठीक है, ये चट्टान पड़ी हुई है, पानी आ रहा है, पानी हो सकता है पानी का वेग इतना ज़्यादा हो कि उसको बहा के साथ में ले जाए। ऐसा नहीं है कि जब तक ये चट्टान टूटेगी नहीं तब तक बहेगी नहीं। तो वही बोल रहा है कि वेदरिंग जो है इट इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर इरोजन टू टेक प्लेस, वो एड कर सकता है, वो सहायता कर सकता है कि भाई ये चट्टान पानी से मूव नहीं कर रही थी, पानी अपने जैसे जगह बना के चला जा रहा था, फिर क्या हुआ कि इसका टूट गया, ये टूट गया, और जब टूट गया दो हिस्सों में तो अब आसानी से जा सकता है, तो वेदरिंग ने एड कर दिया। लेकिन क्या अगर वेदरिंग ना होती तो जाता ना, हो सकता है कि भाई पानी से चला जाता, ऐसा नहीं कि जब वेदरिंग होगी उसके नेक्स्ट स्टेप तभी इरोजन होगा, इरोजन सीधा हो सकता है, ठीक है। वेदरिंग, मास वेस्टिंग एंड इरोजन आर डिग्रेडेशन प्रोसेस, इट इज इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पांसिबल फॉर कंटीन्यूअस चेंज इन द अर्थ सरफेस। तो इरोजन की वजह से कंटीन्यूअस चेंजेस होते हैं हमारी अर्थ सरफेस में, क्योंकि ये जो भी ग्राउंड वाटर है, रिवर है, ग्लेशियर है, ये सब चीजों को क्या कर रहे हैं, डेन्यूट कर रहे हैं, वियर ऑफ कर रहे हैं, स्ट्रिप ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें, और ये इसका मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, इरोजन का काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि जब हवा चल रही हो, चाहे पानी चल रहा हो, ग्लेशियर चल रहा हो, ग्राउंड वाटर चल रहा हो, मेन कॉमन क्या चीज है, चल रहा हो, और कोई भी चीज चल रही होती है तो उसमें गति जुड़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक। इसको बस इतना ही में पढ़ना है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पे, दैट इज मास मूवमेंट या फिर मास वेस्टिंग, ठीक। दीस मूवमेंट ट्रांसफर द मास ऑफ रॉक डेब्री डाउन द स्लोप अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। सबसे पहली चीज जो इसने हिट करी वो ग्रेविटी ही है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से जो भी चट्टानों का अवशेष होता है, रॉक डेब्री होता है, वो जो मूव कर जाता है डाउन द स्लोप डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी में, वो कहलाता है मास मूवमेंट। अब हम तुमको फील देते हैं थोड़ा सा, ये चट्टान थी, टूट गई, क्या बोलोगे, ठीक। पानी आया बहा के ले गया इसको, क्या बोलोगे, इरोजन, ठीक है, इरोजन। ये चट्टान थी, ठीक है, एकदम से धक्के से गिर गई, एकदम से भयंकर तरीके से चट्टान गिर गई, बड़ा मलबा गिर गया एकदम से। क्यों गिरा? सर पानी आया तो वो गिरा के ले गया, हवा ना, यही तो दिक्कत है।
मास मूवमेंट में पानी, हवा, ग्लेशियर, फलाना ढिमका कोई रोल नहीं होता है। किसका रोल होता है? ग्रेविटी का। क्या मास मूवमेंट क्यों बोल रहे हैं? बहुत बड़ा मलबा, बहुत बड़ा रॉक डेब्री एकदम से जा रहा है, डाउन द स्लोप जा रहा है, मास मूवमेंट। ठीक, ग्रेविटी एक्सर्ट्स इट्स फोर्स ऑन ऑल मैटर। ग्रेविटी वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फॉर मास मूवमेंट, दो इट एड्स मास मूवमेंट। क्या ये सेम लाइन है जो योजना में पड़ी थी, जो भी पढ़ के आए हैं कि मास मूवमेंट होने के लिए वेदरिंग का होना जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि जब तक वेदरिंग नहीं होगी तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा। वेदरिंग एड कर सकता है मास मूवमेंट, क्योंकि भाई चट्टान पड़ी थी, यहाँ पे चट्टान पड़ी थी, वेदरिंग होकर ढीली हो गई, डिसइंटीग्रेट हो गई, गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि वेदरिंग इसलिए गिर गई? नहीं, क्योंकि ग्रेविटी थी। तो ग्रेविटी तो पहले कहीं गिर रही थी, पहले क्योंकि ढीली नहीं थी, तो घुमा फिरा के वेदरिंग नहीं तो करवाया? नहीं भाई, वेदरिंग ने सिर्फ एड किया, सहायता करी। हो सकता है कि कल को धीरे धीरे अपने आप गिर जाती। तो वेदरिंग इज नॉट अ प्री रिक्विजिट, इज नॉट अ प्री कंडीशन फॉर मास मूवमेंट टू टेक प्लेस। रट लेना इस लाइन को, फॉर श्योर आएगी, पक्का आएगी, पक्का। ये प्री रिक्विजिट नहीं होती है, यानी ऐसा नहीं कि जब तक वेदरिंग नहीं हुई तब तक मास मूवमेंट नहीं होगा। वो एड कर सकता है, वो सहायता कर सकता है मास मूवमेंट। जैसे हमने इरोजन में देखा था कि वेदरिंग इरोजन के लिए भी कोई प्री रिक्विजिट नहीं है, बस वो एड कर सकता है। ठीक है, मास मूवमेंट डू नॉट कम अंडर इरोजन। इरोजन के अंदर क्यों नहीं आते हैं? तब इरोजन और मास मूवमेंट में क्या अंतर है? इरोजन में जियोमॉर्फिक एजेंट, विंड,